हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अभी स्टडी कर रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आपको एडजॉर्प्शन पीछे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में मेनली हमें 3 मेजर टॉपिक पढ़ना है। एक एडजॉर्प्शन जो पीछे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है कैटालाइसिस जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, 2 क्लास और लगेगा इसमें, आज का 1 क्लास और, फिर हमारा कैटालाइसिस भी फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट 3 पढ़ेंगे कोलाइड्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल टाइप ये चैप्टर है। ठीक है, जो बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं उनके लिए ये चैप्टर सबसे बेस्ट है। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए बेस्ट है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रह सकता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से भी है। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस पढ़े थे, जिसमें होमोजीनस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस पढ़ाई किए थे हम लोग। और होमोजीनस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म भी पढ़े थे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस का भी मैकेनिज्म पढ़े थे, एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, अब उसी को हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में होगा। मतलब कि रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा, कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग होगा। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट हमारा गैसियस रहता है और कैटलिस्ट हमारा सॉलिड रहता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट लिक्विड भी हो सकता है ना, लेकिन हम जनरल एग्जांपल देखते हैं कि रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट सॉलिड है। तो जो यहाँ सॉलिड कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में, हम उसी सॉलिड कैटलिस्ट का कुछ फीचर्स यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा 3 फीचर पढ़ना है और वो तीनों फीचर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं, फिर इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए। एक फीचर हमारा है एक्टिविटी, एक फीचर है सेलेक्टिविटी और एक फीचर है स्पेसिफिसिटी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना नाम इसका। एक फीचर क्या है? एक्टिविटी, एक है सिलेक्टिविटी, एक है स्पेसिफिसिटी। ये तीनों फीचर है सॉलिड कैटलिस्ट का। अब एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी का क्या मतलब समझते हैं हम लोग? ठीक है, इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी कैटलिस्ट में रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को हम उस सॉलिड कैटलिस्ट का एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ब्रेन नहीं लगाना है, सोचो केवल सुनना है कहानी की तरह। कोई कैटलिस्ट है, उसका कुछ फीचर है, तो कुछ कैटलिस्ट है, मतलब कुछ क्या, सभी सॉलिड कैटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसमें फीचर्स हम लोग का भी स्टडी कर रहे हैं। तो किसी कैटलिस्ट में ये जो कैपेसिटी होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की, ठीक है, जो कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे देखो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है ना जिसमें कैटलिस्ट अगर यूज किया जाए तो कैटलिस्ट जो है लगभग कहो 10⁻10 टाइम्स रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। सोचो, है ना, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को 10⁻10, 10 टाइम्स 100 टाइम्स नहीं, 10⁻10 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का। ठीक है ना, उतना तक बोल रहे हैं, 10⁻10 तक। अब कोई 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजिनेशन, एक्चुअली हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है और उसमें हाइड्रोजन आकर ऐड होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन, या इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो इस हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में जो हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो जनरली
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5 से लेकर के 11 तक का एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट से लेकर के यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्रुप नंबर 11 तक वो भी हमारे डी ब्लॉक में ही आते हैं। इन्हीं सब एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें भी मेनली ग्रुप नंबर 7 से लेकर 9 तक का, ग्रुप नंबर 7 से 9 तक का, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, है ना, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, इन सारे चीज़ को हम बराबर देखते हैं कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल रहता है। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब समझो चीज़ और कि जो किसी भी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी वो एक्चुअली केमीजॉर्प्शन के एक्सटेंट पर डिपेंड करता है, केमीजॉर्प्शन के एक्सटेंट पर। चूंकि यहाँ हेट्रोजिनस कैटलाइसिस लिख रहे हैं, सॉलिड कैटलिस्ट का हम लोग फीचर पढ़ रहे हैं, और सॉलिड कैटलिस्ट हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हेट्रोजिनस कैटलाइसिस में इस्तेमाल हमने किया था। यानी यहाँ जो फीचर हम पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड कैटलिस्ट का कहो या हेट्रोजिनस कैटलाइसिस का कहो, ठीक है। तो हेट्रोजिनस कैटलाइसिस में क्या बताए थे कि हेट्रोजिनस कैटलाइसिस में जो है मैकेनिज्म या जो पढ़े थे थ्योरी, वहाँ बताया गया था कि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, और होमोजिनस कैटलाइसिस का जो मैकेनिज्म पढ़े थे हम लोग या जो पढ़े थे वो स्पेशली आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए था, ठीक है। चलो उतना हमको उधर नहीं जाना है, फिर से वापस यहीं पर आ जाइए। इतनी बात समझिए कि जो आपका एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा, यानी जो एडजॉर्प्शन होगा, सॉरी यहाँ पर सॉरी एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं, कैटलाइसिस जो होगा, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है ना, वो केमीजॉर्प्शन के एक्सटेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। केमीजॉर्प्शन जो हुआ है, कितना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा किसी भी कैटलिस्ट का एक्टिविटी, ठीक है। द एडजॉर्प्शन शुड बी रीजनेबल स्ट्रॉन्ग, यानी जो एडजॉर्प्शन होगा वहां पर रिएक्शन होगा, कैटलाइसिस जो भी प्रोसेस होगा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, अपने सरफेस पर रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करेगा, तो वहां पर रिएक्शन होगा रिएक्टेंट्स के बीच। तो कैटलिस्ट तो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ना रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जो वहाँ बॉन्डिंग होगा यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट आके रिएक्शन करेगा वो इजीली अलग हो जाए। इजीली मतलब क्या, मतलब बहुत स्ट्रांगली भी नहीं जुड़ना चाहिए और नहीं बहुत लूजली जुड़ा होना चाहिए। एक रीजनेबल स्ट्रेंथ के साथ रिएक्टिंग स्पीशीज कैटलिस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इतना स्ट्रांग भी नहीं जुड़ जाना चाहिए कि उसको हम अलग ही नहीं कर पाए, वो इमोबिलाइज नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब समझे कि नाइदर वेरी स्ट्रांग नॉर वेरी लूजली अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर एक्टिविटी खत्म, जो भी समझा है वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का क्या मतलब समझते हैं। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब यहाँ समझो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कैटलिस्ट जो होता है ना, वो कहो सेलेक्टिव नेचर का होता है। अब सेलेक्टिव नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि उस कैटलिस्ट में ये एबिलिटी होती है कि रिएक्टेंट को किस डायरेक्शन में ले जाए। आई बात समझ में। सिलेक्टिविटी का मतलब कि कैटलिस्ट सिलेक्टिव नेचर का होता है। सिलेक्टिव मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों को हम एक साथ समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है कि कैटलिस्ट जो होता है वो सिलेक्टिव नेचर का होगा, यानी उस कैटलिस्ट में जो एबिलिटी होती है रिएक्शन को डायरेक्ट करने का। रिएक्शन को डायरेक्ट मतलब रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, दिशा मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इस रिएक्टेंट से हमको क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये कैटलिस्ट निर्धारित करता है। जो भी कैटालिटिक रिएक्शन होगा उसमें कैटलिस्ट की जो एबिलिटी होती है रिएक्शन को डायरेक्ट करने का, एक डेफिनिट प्रोडक्ट बनाने का, इसी एबिलिटी को उस कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी कहा जाता है। जैसे देखो कई सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी जिसमें सेम कैटलिस्ट होगा, सॉरी सेम रिएक्टेंट होगा और अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट, अब ये कैसे संभव है? तो कैटलिस्ट यहाँ ये काम कराता है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तीनों में सेम रिएक्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, सेम रिएक्टेंट है। अब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट पर ब्रेन नहीं लगाना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने नंबर लगाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट तो वही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बैलेंसिंग में जो नंबर लगाया उसका कोई यहाँ काम नहीं है, बस रिएक्शन देखने में ठीक लगे इसलिए उसको नंबर लगाते हैं। पहला रिएक्शन में देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके मीथेन और H2O बनाता है निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। दूसरा में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके मीथेनॉल बनाता है। यहाँ जो रिएक्टेंट था उससे मीथेन और वाटर बना, जबकि दूसरे रिएक्शन में उसी रिएक्टेंट से मीथेनॉल बन गया। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट हमने चेंज कर दिया। Cu या ZnO Cr2O3, कॉपर और जिंक ऑक्साइड लेंगे, Cr2O3 भी लेंगे। तो इस कैटलिस्ट की मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके मीथेनॉल बना लेता है। फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। फॉर्मल्डिहाइड सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बना, मीथेन वाटर, मीथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या मतलब निकला कि रिएक्टेंट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन डिसाइड किया? कैटलिस्ट बदल दिए, सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनकर आ गया। यही जो एबिलिटी होती है ना कैटलिस्ट में रिएक्शन को डायरेक्ट करने का, इसी को उस कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी कहा जाता है। एक उदाहरण और भी यहां पर है, देखो ये हमारा इथाइन यानी एसिटिलीन C2H2। इसका जब हाइड्रोजिनेशन कराया गया, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इससे बन गया इथेन CH3 इथेन बन गया। और यहां है इथीन, यानी देखो H2 है ना, इसको बैलेंस नहीं किया गया अभी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। यहां बन गया हमारा C2H6, यहां था C2H2। दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, यहां पर जो बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। वो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया एक एक करके। पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, दो H एटम यानी एक H2 मॉलिक्यूल। फिर एक और पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक और H2 मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा उसका। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है, फाइनली इथेन प्राप्त होगा Pg के प्रेजेंस में। लेकिन हम चाहते हैं रिएक्शन बीच में ही रुक जाए, इथेन ना बन करके इथीन बन जाए, यानी दो मॉलिक्यूल जो ऐड होकर ये बनाया, दो ना जुड़ करके एक ही जुड़े, रिएक्शन बीच में ही स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट मिलाते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का नाम है, जिस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये इथाइन जो है वो इथेन में ना बदलकर इथीन बना लेता है, ठीक है। अब लिंडलार कैटलिस्ट में PD एंड BaSO4 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट मिलाते हैं हम लोग, पॉइजन्ड विथ क्यूनोलिन एंड सल्फर, ठीक है। अगर हम मान लो PD एंड BaSO4 इस्तेमाल करते हैं, मान लो, तो इससे भी हमारा इथेन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम क्यूनोलिन इस्तेमाल करें एज ए पॉइजन, तो पॉइजन का क्या काम है? रिएक्शन को रोक देता है, वो कम कर देता है। तो यही क्यूनोलिन जो है ना, यहाँ पर क्या काम किया, इसको इथेन में ना बदल करके इथीन में ही स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो देखो सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बना, अलग कैटलिस्ट इस्तेमाल किया हम यहाँ PG, तो इथेन बन गया। दूसरा कैटलिस्ट इस्तेमाल किए तो इथीन बन गया। बस यही नेचर कहलाता है हमारा सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो रिएक्शन को डायरेक्ट करे, इस रिएक्टेंट को क्या बनाना है ये डिसाइड करता है कैटलिस्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लास्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है वो है हमारा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है ये भी समझो कि कैटलिस्ट जो होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। अब हाईली स्पेसिफिक कहने का क्या मतलब है भाई? मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट जो है ना वो एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड है।
कहने का मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं या होता है तो वो कैटलिस्ट फिर दूसरे रिएक्शन में यूज नहीं होगा। हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफाइड कैटलिस्ट है। यानी कहने का मतलब कहो कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर का होता है, इस रिएक्शन में इसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होना है, दूसरे कैटलिस्ट का नहीं। इस रिएक्शन में इसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होना है, दूसरे का नहीं। अब ये नहीं कि एक ही कैटलिस्ट सभी रिएक्शन में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे इंजाइम को देखो, इंजाइम हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के इंजाइम होते हैं और हर एक इंजाइम एक बायो कैटलिस्ट कहलाता है और एक पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए ही हमारे बॉडी में वो है। वो इंजाइम एक ही प्रोसेस करेगा, दूसरा प्रोसेस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। इंजाइम भी कैटलिस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, इंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। स्पेसिफिसिटी का मतलब रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है कि किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही वो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। उसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम सभी रिएक्शन में नहीं करते हैं। देखो पढ़ो, एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, है ना। कैटलिस्ट का जो एक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। दैट इज ए गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट ओनली इन ए पार्टिकुलर रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होगा वो एक्शन करेगा किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही, एंड नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन। वही पार्ट सब्सटेंस जो कैटलिस्ट है किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, ना कि सभी रिएक्शन में। इट मीन्स दैट अ सब्सटेंस यहाँ कहने का मतलब हो गया कैटलिस्ट, a substance which act as a catalyst in one reaction may fail to catalyze other reaction। यानी एक कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है वो कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करने में फेल हो जाता है, मतलब नहीं कैटलाइज कर पाता। स्पेसिफिक नेचर हुआ कि नहीं हुआ, हर कैटलिस्ट स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल होना है। ये यहाँ पर हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सॉलिड कैटलिस्ट का, यानी हेट्रोजेनस कैटलाइसिस का। ये टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश्ड हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है सेट सेलेक्टिव कैटलाइसिस ऑफ जियोलाइट्स। सेट सेलेक्टिव कैटलाइसिस ऑफ जियोलाइट्स। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पूरे टॉपिक में जियोलाइट क्या होता है, सेट सेलेक्टिव कैटलाइसिस का मतलब क्या होता है, जियोलाइट्स जो है क्यों सेट सेलेक्टिव कैटलाइसिस की तरह बिहेव करता है। मतलब कहने का ये समझो कि जो जियोलाइट होता है ना वो सेट सेलेक्टिव नेचर का होता है, सेट सेलेक्टिव कैटलाइसिस दर्शाता है। जियोलाइट भी एक कैटलिस्ट ही है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे जियोलाइट के बारे में। ठीक है, एक्चुअली जियोलाइट क्या होता है ना। जियोलाइट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन, बॉइलिंग स्टोन। ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए कि जियोलाइट एक स्टोन टाइप का पोरस स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर ट्रैप्ड रहते हैं, वाटर उसमें उपस्थित रहता है और जब उसे हीट किया जाता है उस जियोलाइट के पत्थर को, तो उसमें जो वाटर ट्रैप है ना वो हीट करने की वजह से उड़ जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वो आपका पोरस स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मधुमक्खी का छाता देखते हैं हम लोग, उसमें पूरा शहद भरा हुआ रहता है। अब शहद को अगर मान लो निकाल लिया जाए उसमें से, तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, खाली, जिसमें बहुत सारे पोर्स रहेंगे उपस्थित साफ साफ। ठीक है, बस उसी तरह का स्ट्रक्चर समझो जियोलाइट का होता है। इसे बॉइलिंग स्टोन इसलिए कहा जाता है कि जियोलाइट का जो पीस होता है ना उसमें बहुत सारे पोर्स उपस्थित रहते हैं, कैविटीज उसमें उपस्थित रहते हैं, कैविटी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना। चलो, ये बात यहाँ लिखा हुआ है, द वर्ड जियोलाइट इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स बॉइलिंग स्टोन।
because water trapped in the pores boils off when zeolite stone is heated, यानी कि जब जियोलाइट स्टोन को हम हीट करते हैं तो जियोलाइट के पोर्स में जो वाटर ट्रैप्ड रहते हैं वो बॉयल होकर के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब समझो जियोलाइट जो है ना वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस भी है और उसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। नेचुरल अकरिंग भी है और लेबोरेटरी में हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जियोलाइट जो होता है ना वो समझो एल्यूमिनो सिलिकेट्स है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एक्चुअली वो पूरे जियोलाइट जो है ना सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। उसी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में से कुछ सिलिकॉन एटम्स अपने जगह पर से मिसिंग रहेंगे और उसके जगह पर एल्युमिनियम उपस्थित रहता है, एल्युमिनियम का एटम। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या क्या हो गया एल्यूमिनो सिलिकेट्स में? मेनली हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स 3 डायमेंशनली जुड़े हुए रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। उसी में सिलिकॉन के एटम्स जो है ना कई जगहों पर एल्युमिनियम के द्वारा कवर्ड रहता है, मतलब सिलिकॉन वहां पर नहीं होगा, एल्युमिनियम का एटम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है ये, जिसका जनरल फार्मूला देखो यहां लिखा हुआ है। जियोलाइट्स का ये जनरल फार्मूला है ना। फिर से समझो, जियोलाइट्स आर नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जियोलाइट क्या है? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस भी है, सिंथेटिक भी है, यानी लैब में इसको बनाया भी जा सकता है। माइक्रोपोरस मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स इसे हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। सिलिकेट मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। उसमें एल्यूमिनो वर्ड लगाए मतलब उसमें सिलिकॉन के एटम के जगह पर कई जगहों पर एल्युमिनियम के एटम सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोले, जिसका जनरल फॉर्मूला है mx/n। नीचे है यहाँ पर कोई संख्या होगी, Al2OX Si2SiO2 YZH2O। ठीक है ना। अब समझो AlO2, यहां देखो M है, AlO2X SiO2 YZH2O। यहां N जो है ये N इस मेटल केटायन का वैलेंसी होगा। ठीक है, X जो होगा AlO2 की जो संख्या यहां पर होगी वही संख्या यहां पर भी होगा। Y क्या है? SiO2 का संख्या होगा। और Z क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी उस पोर्स में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उपस्थित। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितना होगा? जियोलाइट के एक मॉलिक्यूल में H2O कितना है? Z। अभी 10, 5, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। M क्या है? M कोई मेटल केटायन होगा, मेटल केटायन, जैसे Na+, K+, Ca2+ लाइक मेटल्स होंगे। Na+, K+, Ca2+ लाइक मेटल्स N के जगह पर। आई बात समझ में? Z क्या है? H2O मॉलिक्यूल की संख्या। X क्या है? AlO2 की संख्या। Y क्या है? SiO2 की संख्या। N क्या है? मेटल का वैलेंसी। X क्या है? AlO2 का संख्या। ठीक है, अब देखो ये जो जियोलाइट है ना एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है। जियोलाइट क्या है? 3 डायमेंशनल माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं एल्युमिनियम के द्वारा रिप्लेस्ड रहते हैं। पढ़ो, दे मींस जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms giving AlOAl framework। एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम फ्रेमवर्क। ये क्या है एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम फ्रेमवर्क? बेटा कुछ भी नहीं है, पहले सिलिकॉन ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क था। सिलिकॉन ऑक्सीजन सब जुड़ा हुआ एक तरह से। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था हमने सिलिका का स्ट्रक्चर, सिलिका, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन 3 डायमेंशनली नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में?
उसी में जो सिलिकॉन एटम्स था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होता है, क्लियर है ना, सिलिकॉन से वो जुड़ा हुआ रहता है। उसी में सिलिकॉन कहीं कहीं पर रिप्लेस्ड रहेगा, उसके जगह पर एल्युमिनियम रहेगा। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम फ्रेमवर्क हो गया। जहाँ पहले सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का फ्रेमवर्क था, जब कुछ सिलिकॉन रिप्लेस्ड हो जाएंगे उसके जगह पर एल्युमिनियम आएगा, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम बहुत सारा होगा, यानी एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन का 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दे आर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब तो समझ में आ गया कि जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर हम लगभग किससे कंपेयर करेंगे, मधुमक्खी का जो छाता होता है खाली, उसमें शहद नहीं समझना है, उस तरह स्ट्रक्चर होता है। दे आर फॉर्म्ड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यानी ये नेचर में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉकर बॉल देखा है, सॉकर बॉल कि छोटा सा रहता है, ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो खुल जाता है, फिर वो जब नीचे आता है तो फिर छोटा हो जाता है, फिर ऊपर फेंकेंगे फिर वो खुल जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। बस उसी तरह के सॉकर बॉल की तरह ये होता है ना। इसकी स्ट्रक्चर चूँकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बहुत ही जटिल इसका स्ट्रक्चर है, जिसे बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता है। आप इंटरनेट के माध्यम से इसके इमेजेस को देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए जियोलाइट स्ट्रक्चर, आपको कई सारे जियोलाइट्स के स्ट्रक्चर सामने चले आएंगे। ठीक है, उस फिगर को बेटा कॉपी पर नहीं बनाना है, बस समझने के लिए बता रहा हूं, है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। जियोलाइट्स बिफोर यूजिंग एज कैटलिस्ट, जियोलाइट का इस्तेमाल हम लोग जब कैटलिस्ट के रूप में करते हैं, तो उसके कैटलिस्ट रूप में इस्तेमाल करने से पहले हम लोग जियोलाइट को वैक्यूम में हीट कर देते हैं। क्यों हीट कर देते हैं वैक्यूम में? हीट इसलिए करते हैं कि अगर उस जियोलाइट्स में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होगा तो पहले तो वो एस्केप कर जाएगा, इसलिए हीट किए। वैक्यूम में क्यों किए? इसलिए किए दूसरा गैस या फिर वाटर मॉलिक्यूल पुनः उसमें इंटर ना कर जाए, इसलिए वैक्यूम में हीट करते हैं कि दोबारा कोई गैस या कोई वाटर वेपर जो होगा पुनः जियोलाइट के पोर्स या कैविटीज में इंटर नहीं कर जाए, इसलिए वैक्यूम में हीट करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? इससे होता क्या है, तो सो दैट द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट, यानी जियोलाइट्स में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित है तो वो लॉस्ट कर जाएगा। उससे होगा क्या कि जियोलाइट्स कंप्लीटली पोरस हो जाएगा, यानी पूरा उसमें पोर्स खाली रहेगा। अब वो अपने पोर्स को किसी दूसरे रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए प्रोवाइड कर सकता है। अब जियोलाइट तो कैटलिस्ट है, उसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ट्रैप रहेंगे तो क्या दूसरा मॉलिक्यूल आके उसमें इंटर कर पाएगा? नहीं करेगा, तो पहले से भरा हुआ है। इसलिए उसको हीट करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं ताकि पूरा पोर्स जो खाली रहे। अब वो अपने पोर्स को रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन कराने के लिए अवेलेबल कराएगा। जियोलाइट्स कहेगा रिएक्टिंग स्पीशीज को, आओ मेरे पास पोर्स खाली है, रिएक्शन करो। आई बात समझ में? तो जियोलाइट्स का पोर्स का खाली होना जरूरी है, उसके कैविटीज को, है ना। अब मजे की बात यह है कि जियोलाइट्स में जो कैविटी होती है उसकी साइज जो होते हैं, साइज 240 से 760 नैनोमीटर तक का होता है, जो उसका डायमीटर होगा साइज का। ठीक है, कितना? 240 से 760। क्लियर है यहाँ तक की बात? देख लो एक बार कितना वैल्यू है इसको, सॉरी 260 से 740 है, हम 240 से 760 बोल रहे थे। 260 से 740 पिकोमीटर, याद रखेंगे इस वैल्यू को, 260 से 740 पिकोमीटर। अब ये पोर्स का साइज है जियोलाइट्स के, डिफरेंट टाइप्स के जियोलाइट्स के साइज का वेरिएशन इतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जियोलाइट्स में केवल वैसे ही मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे जिनका साइज और शेप उस जियोलाइट में इंटर करने लायक होगा। अब मान लो जियोलाइट के जो साइज है और शेप है उससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो क्या उसमें इंटर करेगा? नहीं करेगा। क्या मतलब निकला? जियोलाइट के सरफेस पर वैसे ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आकर के वैसे ही शेप एंड साइज वाले होने चाहिए जो जियोलाइट्स में फिट हो सके, रिएक्शन करे, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर जियोलाइट के पोर्स को छोड़ करके बाहर भी चलाए। यानी बनने वाला यानी इंटर करने वाला रिएक्टेंट
और बनने वाले प्रोडक्ट का शेप एंड साइज जियोलाइट्स के पोर के साइज से कम ही होना चाहिए, ताकि आसानी से रिएक्टेंट इंटर भी कर सके, प्रोडक्ट बने और उस होल को लीव करके बाहर भी चला जाए। ठीक है, ये बात यहां लिखी हुई है। द साइज ऑफ पोर्स जनरली वेरीज बिटवीन 260 to 740 picometer, thus only those molecules are absorbed whose size is small enough to enter these cavities and also leave easily। यानी इसमें वही मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे, एब्जॉर्ब होगा, जिसका साइज इतना होना चाहिए कि उस कैविटी में आसानी से इंटर कर सके और उस कैविटी को आसानी से लीव भी कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ये तभी समझा है, ठीक है, कि रिएक्शन जो होगा जियोलाइट्स में किस बात पर डिपेंड करेगा। जियोलाइट्स पर जो रिएक्शन होगा जियोलाइट्स के अंदर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट जो इंटर करेगा उसका शेप एंड साइज क्या है, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका शेप एंड साइज क्या है। ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट का शेप एंड साइज ऐसा है कि उसमें इंटर कर गया और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दे कि उससे निकले ही नहीं बाहर, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मॉलिक्यूल का शेप एंड साइज ऐसा होना चाहिए जो जियोलाइट्स के पोर्स में इंटर करके आसानी से लीव भी कर सके उसको। ठीक है, Therefore, these types of reaction are called shape selective catalysis reaction। इसीलिए हम इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन। क्योंकि जियोलाइट क्या करता है, पार्टिकुलर शेप वाले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को ही अपने पोर्स में इंटर करने की अनुमति देता है और उसी शेप एंड साइज का प्रोडक्ट बनाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा पोर्स को छोड़कर। तो शेप सेलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, कोई दूसरा शेप या साइज का मॉलिक्यूल तो नहीं इंटर कर जाएगा, किसी भी शेप साइज का प्रोडक्ट भी नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बोलते हैं। जियोलाइट्स किस नेचर का है, शेप सेलेक्टिव नेचर का हुआ ना, कि पार्टिकुलर शेप के ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इंटर कराएगा और बनाएगा, इसलिए शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब समझो, जियोलाइट्स का जो यहाँ तक खत्म हो गया, अब बोर्ड पर जगह नहीं था, एक पॉइंट इसमें और भी है जो हम समझा देते हैं, सुन लो इसका यूज क्या है सो। ठीक है, जियोलाइट्स का इस्तेमाल मेनली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मतलब जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जहां पेट्रोल डीजल या फिर जो क्या कहते हैं उसको क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। कुवैत है, इंडिया में होगा, ईरान, इराक, जितने भी तेल वाले बड़े बड़े कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें से एक जियोलाइट का नाम है ZSM5। ZSM5, ठीक है, इस तरह से ZSM5 है। इसका मतलब होता है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी। जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी मतलब सीव मीन्स का चलनी। चलनी देखते हैं हम लोग घर में ना, उसमें भी पोर्स होते हैं। अब क्या चलनी से हम कुछ भी छान सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जिसका साइज से उसके बराबर या छोटा होगा वही तो उसमें इंटर करके छनाएगा, इसलिए इसको सीव से भी कंपेयर किया गया। सीव, ठीक है। मॉलिक्यूलर पोरोसिटी मतलब पोर्स होते हैं, मॉलिक्यूल का जो पोर्स होगा जियोलाइट में, ठीक है, सीव की तरह होता है, चलनी जैसे कंपेयर किया गया बेटा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जियोलाइट का एक नाम है ZSM5। इसी का इस्तेमाल मेनली होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, आई बात समझ में? इसका इस्तेमाल अल्कोहल से गैसोलीन बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल से गैसोलीन, गैसोलीन कहने का मतलब पेट्रोल। अल्कोहल से पेट्रोल बनाने में भी जियोलाइट्स का इस्तेमाल कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में, आइसोमेराइजेशन में। आइसोमर्स नाम तो सुने होंगे, आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। और फिर अल्कोहल से गैसोलीन बनाने में भी कैटलिस्ट के रूप में जियोलाइट्स का इस्तेमाल होता है। इतना आप नोट कर लो, हम इसके केवल यूज को 2-3 पॉइंट लिख देंगे, जियोलाइट टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। 30 लगभग 30 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक पीछे पढ़े टॉपिक हम लोग
एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, स्पेसिफिटी, है ना, स्पेसिफाइड। दूसरा जियोलाइट्स पढ़ रहे हैं, पीछे और पढ़े होमोजीनस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ पढ़े हम लोग। तो छोटे छोटे इस तरह टॉपिक्स हैं, आपको सुनना है कहानी की तरह, हम बोर्ड पर लिखे हुए रहते हैं, आप उसे नोट कर लिया करो, फिर एक बार पढ़ लिया करो। अब इसके एग्जाम्पल को पढ़े, चलो नोट करो इसको। तो बच्चों जियोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे देखो, जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, यानी जियोलाइट का इस्तेमाल कैटलिस्ट के रूप में मेनली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग के लिए और आइसोमेराइजेशन के लिए, है ना। जियोलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में और आइसोमेराइजेशन में। अब ये बेटा डिटेल हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग क्या होता है, आइसोमेराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर हमको इतना तह में जानने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर ये टॉपिक आएगा वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ केवल जानिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। एन इम्पोर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट इज ZSM5। एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है जियोलाइट, जिसका एक उदाहरण है ZSM5, मीन्स जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इसका फुल फॉर्म हो गया, सीव मीन्स क्या होता है? चलनी। It means zeolite converts alcohols directly into gasoline यानी पेट्रोल by dehydrating them so that a mixture of hydrocarbons is formed। यानी जियोलाइट जो है वो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करता है उसके डिहाइड्रेटिंग के द्वारा, यानी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके गैसोलीन बनाते हैं, जिसमें जियोलाइट कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे हमको प्राप्त क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो, इसे में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपत करना है, एक बार पढ़ लेना है, याद रखना है इसे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ओके, चलो, तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम के बारे में। एंजाइम हमारे बॉडी में या प्लांट्स में या किसी एनिमल्स में किस प्रकार से फंक्शन करता है, क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो सबसे पहले। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग अभी कैटालाइसिस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और आपका यहाँ पर अभी जियोलाइट्स और इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट हम लोग स्टडी किए इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कैटालाइसिस फिनिश्ड हो जाएगा, जिसमें हम लोग एंजाइम एज ए कैटलिस्ट, एंजाइम का मैकेनिज्म, एंजाइम का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे चीज़ों का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बाबू घर पर बैठ करके मेहनत करो, जम करके, आपका सिलेबस राइट टाइम फिनिश्ड रहेगा। सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस भी कर दिया गया है बोर्ड के लिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको होल सोल पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। वीडियो आपको सभी चीज़ का मिलेगा, उसमें से जो सिलेबस हटा दिया गया है, आपके पास सिलेबस भेज दिया गया होगा, आप वहाँ देख करके उस हिसाब से बोर्ड की तैयारी करेंगे, ठीक है। कंपटीशन के लिए आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही अभी हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।